नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने जीए गुरु उदित सर। और सेशन की शुरुआत करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट के बारे में चर्चा करेंगे। और ये कोट्स है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी ये है कि आप रुके नहीं हैं। मतलब कहने का यही है बच्चों कि जब आप किसी जर्नी में लगातार अगर चलते रहते हैं तो डेस्टिनेशन तो एक दिन मिलेगा मिलेगा, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें जो यात्रा का जो आनंद उठाना हो रहा है, यानी कि यात्रा में जो हम निकल पड़े हैं, उस जर्नी का एंजॉय करना बहुत ही जरूरी कहलाते हैं। तो कुछ इसी मोटिवेशन के साथ हम स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रो बैंकर्स के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को आपको मैंने बताया हुआ है कि इस सेशन से पहले, यानी कि आज के सेशन से पहले, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के सेशन 1 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आप लोगों ने ये जाना हुआ था कि फंडामेंटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का क्या आधारभूत होता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन के बारे में चर्चा करी थी। और आज हम आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नेक्स्ट यानी कि अगले जो सेगमेंट में कौन कौन सी चीजें मेंशन करेगी, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तृत तरीके से डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब तक आपने जो सीखा हुआ है इस सेशन में, यानी कि आपने जो अभी तक सीखा हुआ है इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेशन में, जिसमें मैं एक बार थोड़ा सा इंक को सिलेक्ट कर लूं। बिल्कुल, ये मैंने इंक को सिलेक्ट कर लिया। और जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ एंड ऑफिस ऑफ आरबीआई, सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ आरबीआई, और इश्यू ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट, इन सारे सेगमेंट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते अपने सेशन की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास है। तो पेन और पेपर लेकर के अच्छे से बैठ जाइएगा और अपने एग्जाम्स में जो मेंस की परीक्षाएं होती हैं जो बैंकों की, उनमें अच्छे से अपने स्कोर को करने के लिए जुड़े रहिए आप हमसे, उदित सर से, प्रो बैंकर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। तो शुरू करते हैं सेशन को। आप लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि क्या कुछ आपने पढ़ा हुआ अभी तक। आप सभी को ये मालूम है बच्चों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टैब्लिशमेंट किया गया था, वह स्टैब्लिशमेंट हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे किया गया था। यानी कि उस टाइम पर जो लोगों के बीच में जो विदेशी बैंकों का जो सफर था, वो कहीं ना कहीं थमने की स्थिति में था। और भारत में भारतीयों द्वारा ही कुछ ऐसी बैंकों का फॉर्मेशन करने के रिगार्डिंग समाज के जो भी नीति निर्माता वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने पूंजी का क्रिएशन करके इस केंद्रीय बैंक के बारे में स्टैब्लिशमेंट करने का थॉट रखा। लेकिन इसके लिए हिल्टन यंग, यानी कि जो बाद में बच्चों रॉयल कमीशन के नाम पे भी इसको जाना जाता है, इसको फर्दर रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इस कमीशन को रॉयल कमीशन भी कहते हैं। तो रॉयल कमीशन के अंतर्गत भी इसको जाना जाता है बच्चों, ये चीज मैं बता दूं आपको। तो इस कमीशन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था। ऐसी चीजों को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन जो किया गया था, वह कब किया गया था। अब द बैंक वॉज कॉन्स्टिट्यूट द रेगुलेशन द इश्यू ऑफ बैंक नोट, मेंटेन द रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड टू ऑपरेट द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम ऑफ इट्स एडवांटेज। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट करने का जो मकसद था, वो यही था कि भारत में साख और मुद्रा की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इस आरबीआई का गठन किया गया था। याद रखिए बच्चों, आरबीआई का जो फॉर्मेशन किया गया था, रेगुलेशन ऑफ इश्यू ऑफ द बैंक नोट, यानी कि बैंकों का जो भी रेगुलेशन होता है, बैंकों का जो एक प्रकार से विनियामक होता है, विनियामक कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा किया जाता है। वह विनियामक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। चले आगे बढ़ने की कोशिश करते। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था पहले कि आरबीआई का जो फॉर्मेशन किया गया था बच्चों, वो 100 करोड़ रुपए, 100 रुपए के प्रत्येक शेयर में से, 100 रुपए के छोटे छोटे शेयर में से आरबीआई का फॉर्मेशन जो किया गया था, वो प्राइवेट शेयर से किया गया था। यानी कि आरबीआई के फॉर्मेशन करने के लिए प्राइवेट शेयर्स का अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया था। यानी कि प्राइवेट शेयर से ही आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था। और इस प्राइवेट शेयर से 1 जनवरी, इस प्राइवेट शेयर्स को
फिलहाल जो अमाउंट था वो 5 करोड़ रुपए था, यानी कि कितने अमाउंट से आरबीआई का गठन किया गया था, तो यह अमाउंट था बच्चों 5 करोड़ रुपए, यानी कि 5 करोड़ रुपीज से आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था। अब जब ये कंटिन्यूसली ये मामला चल रहा था बच्चों, तो याद रखिएगा कि इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो निजी पूंजी थी, इसको सरकार में जो ट्रांसफर किया गया था, सरकार में इसको एक प्रकार से ट्रांसफर करने के लिए जो समय था जिसको नेशनलाइज बोला गया था, यानी कि राष्ट्रीयकृत बोला गया था, वह था बच्चों 1 जनवरी 1949 को। यानी याद रखिएगा जब इसका नेशनलाइजेशन किया गया था इस टाइम पर, तो यह बैंक गवर्नमेंट ओन्ड के रूप में जाना गया। मतलब हो जाएगा ये कि नेशनलाइजेशन के बाद यह बैंक कंप्लीटली भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करने लगा। इस बात को समझना आप अच्छे से। अब जब ये प्रक्रिया करी जा रही थी बच्चों, याद रखिएगा, तब इस केस में जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स थे, इन शेयर्स को जो भी पब्लिक ऑनरशिप करने के रिगार्डिंग आरबीआई एक्ट 1948, मैं आपको ये मेंशन कर दे रहा हूं कि इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 अधिनियम बनाया गया था, जिस अधिनियम में मेंशन किया गया था कि पब्लिक ऑनरशिप एक्ट, आरबीआई एक्ट 1948 के अंतर्गत जितने भी शेयर्स थे कैपिटल ऑफ बैंक वर डीम्ड ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो गई। तो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो 1 जनवरी 1949 में किया गया था, और आरबीआई के जो फॉर्मेशन करने के लिए जो समय था बच्चों, वह था आपका 1 अप्रैल को, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वह 1 अप्रैल को किया गया था। 1 अप्रैल को इसका फॉर्मेशन किया गया था 1935 में। किस अधिनियम के थ्रू किया गया था बच्चों, तो आपको मालूम है कि आरबीआई एक्ट के थ्रू इसका फॉर्मेशन किया गया था। अगली स्लाइड में यहां पे देखते हैं बच्चों क्या मेंशन किया गया। अब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया, तो शुरू में इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया था वो फिलहाल कोलकाता में रखा गया था, लेकिन 1937 के बाद इस हेड ऑफिस को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई शिफ्ट किया गया, इसका जवाब आएगा बच्चों 1937 के बाद इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। 1937 के बाद मुंबई शिफ्ट किया गया, ऑलरेडी ये मेंशन किया गया। शुरू में इसका हेडक्वार्टर था बच्चों, याद रखिएगा, कोलकाता में। अब इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुल 19 नेशनल, यानी सॉरी 19 रीजनल ऑफिस है। मतलब ये आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कहलाएंगे, इनको बोला जाएगा आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय। तो ये आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो कुल 19 है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर्स भी हैं। 4 लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर्स का मतलब हो जाएगा कि आरबीआई जैसे विस्तृत यानी कि बड़े संस्थान का कुछ ऐसी भी लोकेशन रखी गई जहां से रीजनल ऑफिस की कनेक्टिविटीज थी, तो उन ऑफिस की कनेक्टिविटी हुआ करती है बच्चों, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 4 देश के बड़े महानगरों में इसका हेडक्वार्टर, सॉरी इसके लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर्स को मेंशन किया गया। जब लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर्स को मेंशन किया गया, तो इनको लगा करके और 19 रीजनल ऑफिस लगा करके और कुछ और सब ऑफिसेज, और भी कुछ ऐसे सब ऑफिसेज को इंक्लूड करके, इन सभी को इंक्लूड करके कुल यहां पर 33 यानी कि 33 लोकेशन से बच्चे, याद रखिएगा, पूरे भारतवर्ष में आरबीआई के लोकेशन हैं 33। इस बात को अच्छे से आप लोग अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, और अगर कोई पूछे तो बोल देना उदित सर ने बताया था कि आरबीआई की लोकेशन जो है वो कुल कितनी भारत में 33 है, और इसका जो हेडक्वार्टर शुरू में पहला कोलकाता था, लेकिन बाद में इसको मुंबई शिफ्ट किया गया 1937 के बाद। अब आपको बता दें क्लास की जो आपके बैंकिंग ओम्बुड्समैन होते हैं, इनको बोला जाएगा बैंकिंग लोकपाल। ये जो बैंकिंग लोकपाल होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ये बैंकिंग लोकपाल जो भी ग्रीवांसेस होती हैं, जो भी ग्रीवांसेस होती है, ग्रीवांसेस का मतलब हो जाएगा जो भी शिकायतें होती है ना, ये शिकायतें का मतलब हो जाएगा किसकी शिकायतें, किसके ऑब्जेक्टिव से क्लास, जो भी बैंक में बैंकिंग मिलती हैं, और ये शिकायतें कौन करेगा क्लास, कस्टमर्स करेंगे। तो इन शिकायतों का निपटान बैंकिंग ओम्बुड्समैन करता है। लेकिन जब भी किसी ग्राहक को किसी बैंक की सर्विस से प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सबसे पहले ब्रांच से बोलेगा, बैंक मैनेजर से बोलेगा, ये उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर बैंक आपका उस शिकायत के 30 दिन तक कोई भी अगर इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, तो वह ग्राहक बाकायदा बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाकर के अपनी बात को रख सकता है। तो ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो होते वो आरबीआई के रीजनल ऑफिस में ही बैठते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूपी की बात करता हूँ, तो आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस हैं वो
हमारे शहर कानपुर और लखनऊ में फिलहाल ये दो जगह आरबीआई के रीजनल ऑफिस है, याद रखिएगा। कानपुर में मॉल रोड में ये इसका रीजनल ऑफिस है जो हमारा होम टाउन पड़ता है। चलिए, तो कभी कभी याद आती है यूपी 78 की, है ना, आना कभी कानपुर। चलिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज बर्मा, यानी कि आरबीआई फिलहाल बर्मा के लिए, बर्मा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर म्यांमार के लिए एक सेंट्रल बैंक का कार्य कर चुका। मतलब ये कि कौन से देश के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर चुका है, तो वह बैंक है, याद रखिए, वो आरबीआई बैंक। और कौन से देश के लिए क्लास, वह फिलहाल म्यांमार के लिए, क्योंकि 1947 तक, अप्रैल 1947 तक यहाँ पे मेंशन किया गया, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ जापानीज ऑक्यूपेशन 1942-45, यानी कि इस टाइम तक म्यांमार के लिए कार्य कर चुका है बच्चों, याद रखिएगा, म्यांमार के लिए काम कर चुका है इस केंद्रीय बैंक के मुहिम के अंतर्गत। और पाकिस्तान के लिए 1948 तक कार्य कर चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो केंद्रीय बैंक वर्तमान में वो आपकी, वो फिलहाल वहां की, यानी कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ये आपका म्यांमार का एक करेंसी का एक सैंपल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो कौन सी दो देशों के लिए फिलहाल एज ए केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो याद रखिए प्लस यहाँ पे बच्चों इसका जवाब है म्यांमार के लिए और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए। म्यांमार और पाकिस्तान दोनों के लिए एज ए सेंट्रल बैंक का दर्जा के रूप में कार्य कर चुके हैं। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्लास। अब देखिए इंपॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि आरबीआई का जो भी केंद्रीय मंडल होता है, यानी कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड मेंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसमें कौन कौन मेंबर्स बैठते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सामने यहाँ पे मेंशन किया गया कि आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड मेंबर होगा, इस सेंट्रल बोर्ड मेंबर में कुल जो इसमें मेंबर्स होते हैं वो 21 होते हैं। 21 मेंबर से बनेगा केंद्रीय मंडल, इस बात को याद रखिएगा। आरबीआई में कुल 21 मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड मेंबर्स में, जिसमें से अगर क्वेश्चन पूछे अगर कोई, तो आरबीआई में कुल 5 ऑलरेडी मेंशन किया गया क्लास, ये कुल 5 ऑफिशियल पोस्ट होती हैं आरबीआई में। यानी क्वेश्चन पूछे अगर इंटरव्यू में कि आरबीआई में कुल कितनी ऑफिशियल पोस्ट होती है, तो इसका जवाब आएगा बच्चों 5 ऑफिशियल पोस्ट इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई में कुल कितनी ऑफिशियल पोस्ट होती है बच्चों, 5 ऑफिशियल पोस्ट होती है आरबीआई में, जिसमें से याद रखिए क्लास यहाँ पर एक गवर्नर साहब होते हैं, 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। मतलब क्या हो जाएगा क्लास, ये कि जैसे मान लीजिए कि ये आपकी केंद्र सरकार का एक हाउस है और यहाँ पर कई सारे ये मेंबर्स हैं, दे आर मेंबर्स, दे आर मेंबर्स। देखिए मैं अपनी क्लास में ये जरूर एग्जांपल देता हूँ, छोटा छोटा बच्चा जरूर बनाता हूँ ऐसे करके, तो मुझे ये बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट जगता है, क्योंकि मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये बनाते बनाते मुझे लगभग 9 साल हो गए बनाते बनाते ही, ठीक है। ये सारा मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स को हेड जो होंगे, जो इसके प्रमुख हैं, ये इस मेंबर्स हेड, यानी कि याद रखिए क्लास यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट कहलाएगी। इस अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट को जो हेड करेंगे वो देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इस कमेटी को हेड करेंगे। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी डेप्यूटी गवर्नर, डीवाई गवर्नर का मतलब यहाँ पर बच्चों डेप्यूटी गवर्नर की बात हो रही है, और गवर्नर साहब का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये चीज आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा केंद्रीय नियुक्ति समिति के द्वारा। इनके आरबीआई के केंद्रीय मंडल में जो गवर्नर साहब और डिप्टी गवर्नर जी के जो टेन्योर होंगे उनके बारे में, यानी कि उनका अपॉइंटमेंट करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के अपॉइंटमेंट करेंगे अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा, और इस कमिटी के जो हेड होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। ये सारी प्रक्रिया जो भी होगी बच्चों याद रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अपना अधिनियम है जिसको आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 8 में इस बात को मेंशन किया गया है।
तो अगर क्वेश्चन ये अराइज हो कि आरबीआई के गवर्नर साहब और डिप्टी गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो किस अधिनियम के थ्रू होगा, तो इसका जवाब क्या आएगा? द आंसर हियर आरबीआई एक्ट 1934। अब बच्चों क्लास क्या होता है कि अभी अगर मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 25वें गवर्नर साहब हैं वो फिलहाल शक्तिकांत दास जी, यानी कि ये फिलहाल श्री शक्तिकांत दास जी हैं, श्री शक्तिकांत दास, तो 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। और इनका टेन्योर जो क्लास आएगा 1 वर्ष उनको कार्यकाल में बढ़ोतरी मिल गई है, जिनका कार्यकाल है दिसंबर 2024 तक इनका कार्यकाल मेंशन किया गया है। इनके अपॉइंटमेंट के लिए याद रखिए 3 साल का कम से कम और 62 वर्ष तक की एज तक इनमें बताया गया। मैक्सिमम टेन्योर 4 ईयर के लिए बोला गया, वर्तमान के समय में 4 वर्ष के लिए। लेकिन काफी समय पहले की अगर बात करता हूं, अगर यहाँ पे मैं अगर तो बेनेगल रामाराव जी एक ऐसे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्लास ये कि बेनेगल रामा राव जी एक ऐसे पर्सनालिटी रह चुके, एक ऐसे शख्सियत रह चुके जिनका जो अपने टेन्योर को अवेल किया था वो 7 वर्ष 197 डेज तक वो एज अ गवर्नर के पोस्ट पे कार्य कर चुके थे ना, याद रखिएगा। तो मैक्सिमम टेन्योर के लिए जो व्यक्ति ने होल्ड किया हुआ एज अ गवर्नर तो वो बेनेगल रामा राव जी हैं। इनको शॉर्टकट में बी रामा राव बोलते हैं ना, बी रामा राव बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी सीरीज में अगर बात करते हैं क्लास यहाँ पर मिनिमम टेन्योर के लिए, तो मिनिमम टेन्योर के लिए मैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। मिनिमम टेन्योर की बात करते हैं अगर, तो मिनिमम टेन्योर के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें मिनिमम टेन्योर जो होगा वो है मिस्टर, जो पर्सनालिटी का नेम है उनका नाम है मिस्टर अमिताभ घोष। मिस्टर अमिताभ घोष सबसे कम टेन्योर के लिए ओनली 20 डेज तक के लिए। तो कहीं ना कहीं वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही होगी, इसलिए ऐसी सी चीजें सामने अराइज हो जा करके। डॉक्टर मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पोस्ट के रूप में भी कार्य किया है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, ठीक है ना। द रिफॉर्मर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ना, यानी कि जिनको कहने के ये बोला जाता है कि भारत में नई आर्थिक नीति के जनक बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण का मतलब हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन के बारे में थॉट दिया था वर्ष 1991 में। अब 4 जो यहाँ पे देख रहे हैं क्लास, यहाँ पर जो 4 जो डेप्यूटी गवर्नर साहब है जिनमें से सबसे सीनियर मोस्ट है मिस्टर एमडी पात्रा, इनका भी कार्यकाल 1 ईयर के लिए एक्सटेंशन हो चुका है। 24 जनवरी 2024 से 1 ईयर तक के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ाया जा सका है। एम राजेश्वर राव, मिस्टर जानकी रमन यानी कि स्वामीनाथन जानकी रमन जो एसबीआई के पहले एमडी की पोस्ट पे भी यहाँ पे रह चुके थे, वर्तमान में यहाँ पे एज अ डेप्यूटी गवर्नर के पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। और 2 फाइनेंशियल ऑफिसर और 10 डायरेक्टर का नॉमिनेशन किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत 2 फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए गए 10 डायरेक्टर होंगे। तो आरबीआई के केंद्रीय मंडल में कुल कितने डायरेक्टर्स होते हैं? जिसका जवाब आएगा बच्चों 10 डायरेक्टर होंगे, इस चीज को याद रखिएगा। 10 डायरेक्टर, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर साहब, 2 फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं। इन सबको मिला करके और 4 आपके लोकल बोर्ड हेड ऑफिस में भी जो बैठते हैं क्लास, याद रखिएगा। आई थिंक अगले स्लाइड में मेंशन किया गया होगा, बिल्कुल यहीं पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। वैसे तो इसमें साथ साथ मैं इस जगह मेंशन कर दे रहा हूँ 4 फिलहाल लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर, यानी कि 4 लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर के डायरेक्टर होते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा गया 4 ये, 1 शक्तिकांत दास जी, 5 ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर, 9 इसके अलावा 2 आपके ये फाइनेंस ऑफिसर 11 और 10 क्या हो गए क्लास डायरेक्टर हो गए, तो 21 मेंबर्स हो गए। अब इसमें एक बात खास बात ये होती है, मैं अगली स्लाइड में इस चीज को बताऊंगा कि इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आरबीआई में जो फर्स्ट चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीएफओ का मतलब हो जाएगा बच्चों चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर एज अ फीमेल बनाई गई थी, एज ए फीमेल जो बनाई गई थी वो सुधा बालाकृष्णन को बनाया गया था, यानी कि इनका नाम था सुधा बालाकृष्णन, है ना, सुधा बालाकृष्णन।
ये क्लास 2018 में एक नई पोस्ट बनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है सुधा बालाकृष्णन जी। अब बच्चों बात करें आरबीआई के जो पहले फर्स्ट गवर्नर रह चुके थे, जिनका नाम है सर ओसबॉर्न स्मिथ। बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सर ओसबॉर्न स्मिथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर साहब थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में और वेल्स में भी बहुत सारी जगहों पे काम किया हुआ है वर्ल्ड में, और ये आरबीआई में पहले गवर्नर के पोस्ट पे भी रह चुके थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर साहब, जिन्होंने आरबीआई के ऑफिस को होल्ड किया 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक के लिए, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा, इनका कार्यकाल अगर कभी कभी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपके स्मार्टनेस के लिए या फिर अपने कहीं ना कहीं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले ऐसे कौन से गवर्नर थे जिन्होंने भारतीय बैंक नोट पर साइन किए थे। इन्होंने हस्ताक्षर करने का इनको श्रेय किया जा करके, क्रेडिट किया जा करके। तो हस्ताक्षर करने की, यानी कि सिग्नेचर करने, हस्ताक्षर का मतलब यहाँ पर बात हो रही क्लास सिग्नेचर की। सिग्नेचर वाली जो कल्चर, इट इज कल्चर है ना, कल्चरल लिखा हुआ है, दो किस लिख दिया है, एक सेकेंड। ये जो सिग्नेचर वाली जो कल्चर है, यानी कि कल्चर ऑफ सिग्नेचर, जो सिग्नेचर की जो प्रथा है, सिग्नेचर की जो कल्चर है, और ये सिग्नेचर किसमें क्लास, जो भी बैंक नोट होता है इसमें। इस बैंक नोट पर सिग्नेचर करने की जो कल्चर प्रारंभ की गई थी, वो जेम्स ब्रैड टेलर ने की थी 5 रुपए के नोट पर। देखिए इस बात को ऑलरेडी यहां पे मेंशन कर दिया है कि बेनेगल रामाराव जी का कार्यकाल था मैक्सिमम, जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक कार्य किया था, जिन्होंने 7 वर्ष 197 डेज तक के लिए, और इसके अलावा मिनिमम टेनर के लिए अमिताभ घोष 20 डेज के लिए, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया हुआ है, और इसके अलावा वित्त मंत्री और एज अ आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, जो अभी रिसेंटली आपने अभी जो पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने चर्चा करी हुई है, वह था क्लास आपका सेंट्रल बोर्ड मेंबर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड मेंबर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर दिया, जिसमें से 21 मेंबर्स होते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको बताए हुए। हाँ, एक चीज आपके सामने छुटी हुई है जो आपको यहाँ पे लिखना जरूरी मैं समझता हूँ, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई के जो पहले फर्स्ट इंडियन आरबीआई, फर्स्ट इंडियन आरबीआई के जो पहले, यानी कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, आरबीआई के जो पहले इंडियन गवर्नर रह चुके, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई के रह चुके क्लास, वो फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा, जिनका नाम था मिस्टर सी डी देशमुख। सी डी देशमुख ये ऐसे पर्सनालिटी रह चुके जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा योगदान दिया हुआ है, सी डी देशमुख जी ने। सी डी देशमुख आरबीआई के पहले ऐसे भारतीय गवर्नर रह चुके हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। सी डी देशमुख जी इंडिया फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए, अगली अगली की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर साहब होते हैं, इनकी अगर हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी ऑफ आरबीआई गवर्नर, तो एज पर द आरबीआई वेबसाइट इनकी सैलरी जो होती है वो क्लास होती है 3 लाख रुपए, 3 लाख पर मंथ। एक मंथ में सारे अलाउंसेस इन सबको हटा करके 3 लाख रुपए सैलरी बताएगी। जहां पर अगर हम डेप्यूटी गवर्नर की बात करते हैं, डेप्यूटी गवर्नर की बात करते हैं, उनकी सैलरी होती है 2.6 लाख, यानी कि 2,60,000 सैलरी होती है इनकी डेप्यूटी गवर्नर की सैलरी के बारे में, ठीक है ना। मैक्सिमम कार्यकाल एज की जो लिमिट है वो 62 ईयर ही बताई गई है। मिनिमम 3 साल तक के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है। वहीं पे अगर क्लास यहाँ पे बात करें कि कौन सी ऐसी पहली फीमेल महिला हैं जो एज ए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में आई थी, तो इनका जवाब हो जाएगा क्लास यहाँ पर, जो फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी हैं, डेप्यूटी गवर्नर, फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर, वो क्लास है केजे उडेसी। केजे उडेसी वाज द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई की जो फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी थी, उनका नाम था, याद रखिए बच्चों, केजे उडेसी। के जे उडेसी है ना, याद रखिएगा बच्चों, यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, श्रीमती केजे उडेसी।
श्रीमती के जे उडेसी। तो श्रीमती के जे उडेसी वॉज द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई के पहले डेप्यूटी गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम है क्लास जेम्स ब्रैड टेलर, है ना। जेम्स ब्रैड टेलर वॉज द फर्स्ट मेल डेप्यूटी गवर्नर इन द आरबीआई एंड फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर श्रीमती के जे उडेसी। ऐसे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल फिलहाल एक्सटेंशन किया गया, जिनके कार्यकाल में एक्सटेंशन किया गया, यानी कि उनके कार्यकाल में जो एक्सटेंशन किया गया उनका नाम है फिलहाल तो मिस्टर एमडी पात्रा जी, एमडी पात्रा जी। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है। अब हम लोग मूव करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के फिलहाल सब्सिडरीज के बारे में, कि आरबीआई की क्या इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा सब्सिडरी और एसोसिएट बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी एंड एसोसिएट बॉडी, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि सब्सिडरी और एसोसिएट बॉडी में सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होती है सब्सिडरी। एक्चुअली सब्सिडरी का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे एक ये संस्थान है, ये कोई एक संस्थान है और इस संस्थान में कई सारी ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स बनी हुई हैं, कई सारी छोटी छोटी क्या बनी बच्चों, यूनिट्स बनी हुई हैं। इन यूनिट्स के लिए अगर यह संस्थान इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमें इस मेन संस्थान के, ये आप देख रहे हैं क्लास, ये मेन ऑफिस है, मान लीजिए कि ये आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका आरबीआई है। तो इस आरबीआई के द्वारा विभिन्न प्रकार के टास्क जो कराए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो टास्क कराए जा रहे हैं, इन सभी के द्वारा किए गए जो टास्क होंगे वो मेन बॉडी के लिए किया जाएगा, तो इनको बोला जाएगा सब्सिडरीज। जबकि अगर बात करें यहां पर कोई एक अन्य बॉडी का फॉर्मेशन हो जो फिलहाल इससे क्या हो बच्चों, एसोसिएट हो, जहां पर इस एसोसिएट बॉडी का जो भी फाइनेंशियली और टेक्निकल सपोर्ट मेन बॉडी से लेता है, लेकिन इसका रेगुलेशन ओन्ड होता है, मतलब इसका जो एसोसिएट बॉडी का जो रेगुलेशन होगा वो ओन्ड होगा, तो ये कहलाएगा आपको बच्चों सहयोगी निकाय या फिर सहयोगी संस्थान कहलाएगा। जबकि सब्सिडरीज का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सब्सिडरीज हैं, जो आरबीआई की सब्सिडरी हैं, यानी कि आरबीआई की जो यहां पर सहायिकाओं की बात करी गई, जो आरबीआई की सहायिकाएं हैं, ये सहायिका यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि जितनी भी ये सब्सिडरी हैं वो सारी कैसी बच्चों, आरबीआई के द्वारा ओन्ड सब्सिडरी, मतलब आरबीआई के खुद के स्वामित्व वाली ये संस्थाएं कहलाती, इतना आपको समझना है सही से। अब आरबीआई के प्रमुख रूप से वर्तमान के समय में 5 सब्सिडरीज हैं। वैसे तो कभी एनएचबी हुआ करती थी, तो कभी विभिन्न सब्सिडरीज हुआ करती थी, लेकिन 2015 के बाद और भी कई सारी सब्सिडरीज फिलहाल स्टैब्लिश हो चुकी थी, जैसे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि डीआईसीजीसी, और दूसरी यहाँ पे बच्चों बीआर बीएनएमपीएल, रिबिट और इफ्टास और आरबीआईएच। इन पांचों सब्सिडीज की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, जहां पर अगर आरबीआई ये समझता है कि कहीं पर नोटों को प्रिंटिंग करने की बात करेगा या उस कार्य को करवाएगा अपनी सब्सिडरी से, चाहे वो एंटीवायरस को प्रोड्यूस करने के बारे में बात करें, बैंकिंग और आरबीआई के सॉफ्टवेयर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करें, चाहे वो नेटवर्क को अनइंटरप्टेड प्रोवाइड करने की बात करें, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की बात करें, ऐसे विभिन्न सारे कार्यों के लिए फिलहाल आरबीआई फिलहाल सब्सिडीज की बात करी गई है। तो एक एक करके हम लोग विभिन्न जो सब्सिडीज हैं आरबीआई की, उनके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सब्सिडी बच्चों यहाँ पे दी गई है, जिसका नाम है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्रकार की सब्सिडरी है जो आरबीआई की सब्सिडरी है। अब देखिए सब्सिडरी की इंपॉर्टेंस क्या है कि आरबीआई के खुद के स्वामित्व वाली ऐसी कौन सी सब्सिडरी है जो नोट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, नोट को बनाने का कारखाना रखती है, तो वो बच्चों है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। एक ऐसी सब्सिडरी जिसका हेड ऑफिस या जिसका वर्किंग ऑफिस है बेंगलुरु में, और इसके 2 सबसे बड़े यूनिट्स हैं, जिनमें से मैसूर यानी कि कर्नाटका और सलबुनी यानी कि वेस्ट बंगाल, 2 जगह इसकी फैक्ट्रीज हैं जो फिलहाल नोट को बनाती हैं। और इस सब्सिडरी का जो फॉर्मेशन किया गया था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 3 फरवरी 1995 में किया गया था। अब एक बात यहाँ पे समझने की बात है कि इस सब्सिडरी में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब्सिडरी प्राइवेट लिमिटेड है,
है ना। जैसे हमारे यहाँ पे कई सारी ऐसी संस्थान है जो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। प्राइवेट लिमिटेड लिखे होने का मतलब हो जाएगा कि उस प्रकार के संस्थान में फिलहाल मार्केट से कोई भी शेयर होल्डर्स उसके मैनेजमेंट में शेयर्स को परचेज नहीं कर सकता है। मतलब हो जाएगा ये कि उस संस्थान के जो भी एम्प्लॉय हैं उन्हीं के द्वारा उस कंपनी में स्टेक को खरीदा या बेचा जा सकता है। इसलिए इस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का पूरा जो भी अस्तित्व है, जो भी पूरा एक प्रकार से शेयरिंग है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओन्ड कहलाएगा। इसको सरकार का कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। याद रखिएगा वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन है वो है हमारे मिस्टर टी रविशंकर। टी रविशंकर जो कि वर्तमान में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के पोस्ट पे भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा टी रविशंकर डेप्यूटी गवर्नर के पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पे भी एज ए इसके चेयरपर्सन है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि BRBNPL का फुल फॉर्म क्या होता है। और एक देखिए अपडेट भी यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि वर्णिका इंक फैक्ट्री एक नई इंक फैक्ट्री है जिसका फॉर्मेशन क्लास याद रखिएगा मैसूर कर्नाटका में किया गया था वर्ष 2022 में। और यह एक ऐसी इंक फैक्ट्री है जो इंक फैक्ट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान के जो गवर्नर साहब हैं मिस्टर शक्तिकांत दास जी, इनके द्वारा 2022 मार्च को इनोग्रेशन किया गया था। लगभग 1386 मीट्रिक टन कैपेसिटी एनुअली ये फिलहाल इंक का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कह सकते हैं कि भारत एक प्रकार से सेल्फ सफिशिएंट है इंक को बनाने में, जो कि नोटों का यूज होता है इसमें, ये कह सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर यहाँ पे शक्तिकांत दास जी की बात हुई है तो शक्तिकांत दास जी को फिलहाल वर्ष 2023 में सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। और एक ऐसे रिकॉर्ड्स में बताया गया कि इनको लंदन में A+ रेटिंग से सम्मानित किए जाने में पहले ऐसे भारतीय गवर्नर साहब रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सब्सिडीज के मामले में। रिबिट की बात हो रही है बच्चे, याद रखिएगा रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर संचार की बात करेगी, सूचना की बात करेगी, तकनीकी की बात करेगी। यहाँ पर संचार ना करके सिर्फ और सिर्फ सूचना तकनीकी की बात करेगी है। तो जब कभी भी यहाँ पे हम क्लास सूचना की बात करते हैं तो सूचना के लिए हमारे पास होना चाहिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए सूचना के लिए, और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए टेक्नोलॉजी। तो याद रखिए बच्चों, एक समय की बात है जब 2015 हुआ करता था, 15-16 का समय, जब भारत में ऐसा कहीं ना कहीं ये पाया गया था कि एटीएम्स में वायरस पाए गए थे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन एटीएम्स को बंद रखने के तक की भी स्थिति आ चुकी थी। उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा ऐसा कि भारत में कुछ ऐसी भी चीज का फॉर्मेशन करें जो हमारे बैंकिंग और आरबीआई इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करे हमारे सॉफ्टवेयर्स को, जो जो कोई इसको हैक ना कर पाए या फिर कोई इसमें वायरस या फिर मेलाफाइड ना हो सके। इसलिए इस रिबिट का फॉर्मेशन किया गया था 2016 में। और रिबिट का बच्चों काम क्या होता है कि ये इवॉल्व करता है आईटी सर्विस के लिए, जो कि प्रोवाइडर करता है डायनेमिक सॉफ्टवेयर को, मतलब अभी जैसे बोला मैंने कि ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। यानी कि देखिए यहाँ पे कहीं कहीं एक चेन की बात करेगी, एक डेवलपमेंट की बात करेगी, तो सॉफ्टवेयर को कहने क्या करता है क्लास डेवलप करता है, जो कि एक इंजीनियरिंग संस्थान कहलाएगा। और इसका जो लोकेशन है क्लास मुंबई में। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं सचिन चतुर्वेदी जी। तो ऐसी सब्सिडरी आरबीआई की जो फिलहाल प्रोटेक्ट करेगी सॉफ्टवेयर को और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेगी, डेवलप करेगी, वो सब्सिडरी आपकी रिबिट है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक टेक्नोलॉजी, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ते हैं अगली सब्सिडरीज में। और यहाँ पे आपके सामने जो सब्सिडरी आ चुकी है वो एक ऐसी सब्सिडरी है जो फिलहाल बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, जो हम 24/7 नेटवर्क का इस्तेमाल करने से ट्रांजैक्शंस को कन्वे करते हैं, यानी कि जो भी एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एटीएम्स के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, आईएमपीएस के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट भेजता है, वो सारा पेमेंट करने के लिए एक हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। उस नेटवर्क को बच्चों बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। आईबीपीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि फिलहाल इन्फीनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए बच्चों, इन्फीनेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, और इस इन्फीनेट के नेटवर्क को प्रोड्यूस करने का काम करता है बच्चों इफ्टास करता है। लिखा भी इसमें देखिए, इफ्टास इंश्योर दैट द अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विस 24/7 365 डेज ईयर। देखिए एक चीज इसमें और भी कहीं लिखी होगी कि इसमें फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। ये लिखा बच्चों फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। मतलब क्लास इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी हम फाइनेंस को भेजने का काम करते हैं किसी एक डेस्टिनेशन से किसी अन्य डेस्टिनेशन में, तो फाइनेंस के इंफ्रा की बात होती है।
किसकी बात होती है? फाइनेंस के इंफ्रा की बात होती है। इसके इंफ्रा को बेटर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों? हमारे पास होना चाहिए नेटवर्क होना चाहिए। तो इस नेटवर्क को कौन प्रोवाइड करा रहा है क्लास? ये प्रोवाइड करा रहा है फिलहाल तो इफ्टास दे रहा है। तो याद रखिए इफ्टास के जो वर्तमान में जो प्रमुख हैं उनका नाम है मिस्टर विवेक दीप जी। और इस इफ्टास के फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर सी रंगराजन, जो कि आरबीआई के पहले कभी आरबीआई के गवर्नर साहब रह चुके हैं और ये एक प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिफॉर्मर कहलाएंगे। इन्हीं के रिकमेंडेशन में भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में 2006 में कोई कमेटी बनाई गई थी और इसके पहले एचआर खान कमेटी के अंतर्गत वित्तीय समावेशन की बुनियाद रखी गई थी। ये कहा जाए कि भारत में डिजिटल बैंकिंग रिफॉर्म के बारे में डॉक्टर सी रंगराजन वाज द पर्सन who gave the speed of the banking system in the country। तो बच्चों याद रखिए इस इफ्टास का फॉर्मेशन 2015 में किया गया था और इसकी भी लोकेशन क्लास याद रखिएगा, इसकी भी लोकेशन है मुंबई में। इसकी लोकेशन बढ़ते हैं अगली सब्सिडरी की तरफ और देखते हैं क्या है उसकी सब्सिडरी। देखिए एक और पांचवी सब्सिडरी है, चौथी सब्सिडरी जिसका नाम है RBIH है ना। ये एक ऐसी सब्सिडरी कहलाएगी जो कहने के कह सकते हैं कि मोस्ट रिसेंट सब्सिडरी आरबीआई के, जिसमें हम इनोवेशन की और हब यानी कि इनोवेशन की बात करेंगे। अब किस प्रकार का इनोवेशन होना चाहिए भी समझते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थिंक टैंक करती है कि हमें डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ना है, यूपीआई को आगे फोकस कराना है, हमें कहीं ना कहीं IMPS पे फोकस करना है। लेकिन ये सारी चीजें हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेकर चलें। मतलब क्या हो जाएगा क्लास यहाँ पर, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी जिसमें सभी के पास क्या होना चाहिए बच्चों? बैंकिंग फैसिलिटी मिले ना। तो ईच पीपल गॉट द बैंकिंग फैसिलिटी, यानी कि सभी के पास कम से कम कीमत में, कम से कम लागत में अगर बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है तो इसी को भी क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो आरबीआई एक ऐसे संस्थान कहलाएगा जिसमें भारत में टेक्नोलॉजी के माध्यम से वित्तीय संस्थान को बेटर करने के लिए इस आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था। अब देखिए बच्चों याद करते हैं यहां पर कि इस आरबीआई के बारे में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वह 2022 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब का, आरबीआई का। तो ऐसी संस्थान का जो लोकेशन है बच्चों याद रखिएगा, बेंगलुरु में इसका लोकेशन मेंशन किया गया। तो आरबीआई भी एक प्रकार की न्यू सब्सिडरी जिसका फॉर्मेशन 2022 में किया गया था, जिसमें इनोवेशन की बात करिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करिए इस सब्सिडरी में। और अपनी नेक्स्ट सब्सिडरी में जिसका नाम है डीआईसीजीसी। एक्चुअली बच्चों डीआईसीजीसी का मतलब हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। एक ऐसी सब्सिडरी जिसमें डिपॉजिट की बात हो और उस डिपॉजिट के इंश्योरेंस की बात हो और यह डिपॉजिट कस्टमर के द्वारा किया गया हो। तो याद रखिए बच्चों यहां पर अगर देखा जाए तो जब भी किसी बैंक में, जैसे ये कि ये बैंक है और इस बैंक में कोई एक कस्टमर है, ये कोई कस्टमर है, इस कस्टमर का डिपॉजिट इसके पास अगर 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए में से जो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस होगा, ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करेगा डीआईसीजीसी। मतलब ये एक प्रकार की ओन सब्सिडरी है आरबीआई की और ये आपकी बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर कोई भी ग्राहक अगर मान लीजिए पैसे जमा किया हुआ है और उसका अमाउंट, अगर ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बाय द वे सोचो, अगर थिंक अबाउट इट, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकरप्ट हो जाए तो इस केस में जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट का पेमेंट, यानी कि बैंकरप्ट का मतलब हो जाएगा दिवालिया हो जाए, पैसे देने के लायक नहीं रही बैंक। तो अब इस व्यक्ति का पैसा डूब गया 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, यानी कि 20 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करने की जो संस्थान है उसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इससे वो क्या जाएगा कि इससे जो भी ग्राहक होते हैं उनको एक अट्रैक्शन मिलेगा कि बैंक में पैसा जमा करना जरूरी समझा जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों याद रखिएगा कि इसका फॉर्मेशन किया गया था 15 जुलाई 1978 को, 1978 को, अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के अंतर्गत। अब देखिए लिखा है इसमें क्लास यहाँ पर कि ये सभी प्रकार के बैंक की जमाओं को, जैसे वो सेविंग्स अकाउंट हो, फिक्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट्स हो या फिर वो रिकरिंग अकाउंट्स हो, मतलब जो भी आपका बैंक का डेली की जमा होती है जिसको एक प्रकार से नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी कि एनडीडीएल बोलते हैं,
इस पूरी जमाओं का मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करने का जो कार्य करेगा वो डीएसजीसी करता है, ठीक है। अब याद रखिए बच्चों, इस लिमिट को बढ़ा दिया गया था फिलहाल 4 फरवरी 2020 को। पहले ये अमाउंट था आपका 1 लाख रुपए, यानी कि पहले जो अमाउंट हुआ करता था उस अमाउंट की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 1 लाख रुपए थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। और इसके लिए जो जेन्युइन सी बात है कि जब भी कोई संस्थान अगर इंश्योरेंस करेगा किसी भी चीज का तो वो प्रीमियम लेगा। तो प्रीमियम का मतलब हो जाएगा एक ऐसी कॉस्ट कहलाएगी जो हमें अमाउंट का इंश्योरेंस करने के लिए देनी पड़ती है। तो 5 लाख रुपए अमाउंट के इंश्योरेंस करने के लिए जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो प्रीमियम पे करेगा बैंक पे करेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, बैंक ही फिलहाल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, है ना। इसके वर्तमान में फिलहाल जो प्रमुख हैं जिनका नाम है एमडी पात्रा, जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के पोस्ट पे करे। वर्तमान में ये सीनियर मोस्ट, यानी कि सबसे सीनियर जो एक प्रकार से ये डेप्यूटी गवर्नर की लिस्ट में उनका नाम है एमडी पात्रा। इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिए गए हैं। तो डीआईसीजीसी मैक्सिमम 5 लाख रुपए की बात करता है। और किसी भी व्यक्ति के अगर सपोज है कि एक व्यक्ति के सेविंग्स अकाउंट 3 बैंकों में, तो इन तीनों बैंकों में पैसा जोड़ करके क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों बैंकों में 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो? तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ए, शाखा बी, शाखा सी में 20-20 लाख रुपए जमा है, तो ऐसे करके 60 लाख रुपए हो गए। इन 60 लाख रुपए में से 60 लाख रुपीज में से मैक्सिमम 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस होगा किसी एक बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस में अगर अकाउंट है किसी व्यक्ति का। और यहीं पे अगर अलग अलग बैंक में होगा, अलग अलग बैंक में किसी एक व्यक्ति के अकाउंट है, तो वह अलग अलग बैंक में 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। ये चीज पॉइंट आउट कर लीजिएगा। किसी एक व्यक्ति का डिफरेंट बैंक में अकाउंट होगा तो सेपरेटली 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। किसी एक व्यक्ति का एक बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस में होगा तो सभी ब्रांचेस में पैसे का एक्युमुलेशन करके ऐड करके 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करने की बात करी जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम का कैलकुलेशन प्रत्येक हाफ ईयरली बेसिस पे करते हैं, जो कि 12 पैसे यानी कि 12 पैसे पर 100 रुपीज वर्तमान रेट पे चल रहा है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा डीआईसीजीसी को, ये बैंक पे करेगा। तो जितनी भी वाणिज्यिक बैंक है, इन बैंकों को आरबीआई इंस्ट्रक्शन देता है कि सभी बैंक अपने आप को फिलहाल डीआईसीजीसी से क्या कर सके, क्लास रजिस्ट्रेशन कर लें। अब इनमें से कौन सी ऐसी बैंक है जिनका इंश्योरेंस नहीं करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा मेंशन किया है। तो कौन सी बैंक इसमें नहीं आएंगी? तो इस बात को क्लास नोट कर लीजिएगा, एक्सेप्ट यानी कि के अलावा, इंस्टेड ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि भारत में जो भी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हैं इनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाते हैं। अगली सब्सिडरीज में देखिए, अभी फंक्शन की बात करेगी, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं आरबीआई के। तो मैंने आपको फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी मैंने कहीं ना कहीं समझा दिया है कि आरबीआई के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो आगामी सेशन में मैं चाहूंगा कि आपको इन फंक्शन को दोबारा फिर से ब्रीफ कर दूं। और ब्रीफिंग करने के बाद मैं ये चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी आपके करेंसी के इश्यूइंग की बात होती है, ठीक है ना, ये चीज भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। यानी कि जो भी फंक्शन के बाद जो इश्यू ऑफ करेंसी होगा वो हुआ जा करके, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी होंगे जो मैं आपके सामने चर्चा कर दूंगा। तो ये सारी चीजें, चलिए तो अभी ऐसा करते हैं, जो फंक्शंस हैं उनको मैं बाद में दिखा दूंगा। पहले आप एक बार थोड़ा ये देख लीजिएगा कि आरबीआई के अंतर्गत मिंट तो नहीं होता लेकिन सिक्योरिटी जरूर होता है इसमें। तो थोड़ा सा ये आगे मैं इसको मूव कर दे रहा हूँ। सिक्योरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं और फंक्शन बाद में फिर कभी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं फंक्शन डिस्कस कर चुका हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेशन 1 में। अभी इसको देख लेते हैं। देखिए होता है क्या है कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक काम और भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, सिक्योरिटी का प्रिंटिंग करने का टास्क। सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं क्लास क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब होता है बच्चों प्रतिभूति, है ना। प्रतिभूति का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बोला जाएगा कि यह फाइनेंशियल, इट इज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? इसको बोला जाएगा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें से कई सारे ऐसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जिन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से काम चलता है डेली बेसिस पे, चाहे वो आपका जुडिशियल स्टैम्प पेपर हो, चाहे वो आपका डिमांड डिपॉजिट्स हो, चाहे वो चेक हो। ऐसे कई सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को बोला गया है सिक्योरिटी। जैसे इसके अलावा सरकार की भी प्रतिभूति होती है जिसको बोला गया है ट्रेजरी बिल।
ट्रेजरी बिल है ना, ये प्रतिभूति है, या प्रतिभूति में आपका स्टैम्प पेपर हुआ, ये प्रतिभूति भी कहलाएगी। तो ये स्टैम्प पेपर हुआ, ट्रेजरी बिल हुआ, ठीक है ना, और इसके अलावा आपका डिमांड ड्राफ्ट हुआ, चेक हुआ, इन सभी को क्या बोला जाएगा? इन सभी को बोला जाएगा फिलहाल सिक्योरिटी, इनको सबको बोला जाएगा प्रतिभूति, यानी कि इन सभी को सिक्योरिटीज ही बोला जाएगा। अब सिक्योरिटीज के बारे में, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है, इन प्रिंटिंग प्रेस को एस्टैब्लिशमेंट किया गया था सबसे पहले नासिक में, यानी कि नासिक में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, याद रखिएगा, नासिक में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। देवास में आपका बैंक नोट प्रेस है, बैंक नोट प्रेस, ये आपका देवास में। और इसके अलावा आपका मैसूर और जो सालबुनी आप देख रहे हैं, ये आरबीआई के स्वामित्व में प्रिंटिंग प्रेस है, आरबीआई के ओन्ड प्रिंटिंग प्रेस है, आरबीआई के खुद के स्वामित्व वाले जो भी ये प्रिंटिंग प्रेस है वो मैसूर और सालबुनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये नासिक, देवास, इन दोनों को रेगुलेशन करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की प्रिंटिंग करने के लिए हैदराबाद भी है, हैदराबाद में भी सिक्योरिटी का प्रिंटिंग होता है। याद रखिए बच्चों, नासिक में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है और हैदराबाद में भी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। तो याद रखिए बच्चों कि प्रिंटिंग प्रेस के मामले में हैदराबाद और नासिक दो जगह पे, देवास में बैंकनोट प्रेस होगा जहां पे 2 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक के नोट को प्रिंट करने का टास्क हुआ करता था। वर्तमान में 10 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक के जो नोट होते हैं उनका फिलहाल प्रिंटिंग किया जाएगा इसी बैंक नोट प्रेस देवास में। 2 रुपए और 5 रुपए के नोट को वर्तमान में आरबीआई प्रिंट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 2 रुपए हुआ, चाहे 5 हुआ, चाहे वो 10 हुआ, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200 और 500, ये नोट जो आप देख पा रहे हो ये आरबीआई के डिनोमिनेशन के अंतर्गत वर्तमान में यह नोट मोनेटाइज है, जिसमें से ये नोटों को अभी वर्तमान में प्रिंट नहीं करते, पहले कभी प्रिंट करते थे क्योंकि इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट इनकी मॉनेटरी वैल्यू से ज्यादा होती है। तो ये 10, 20 से लेकर के पूरा 500 रुपए तक के नोटों का प्रिंटिंग आरबीआई करता है। नासिक में सिक्योरिटी का प्रिंटिंग प्रेस होगा, देवास में बैंक नोट का प्रिंटिंग प्रेस होगा और हैदराबाद में सिक्योरिटी का ही प्रिंटिंग प्रेस होगा। सिक्योरिटीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, 1 रुपए का नोट छापने का अधिकार रखता है। इस 1 रुपए के नोट पे जो साइन होंगे, याद रखिए, इस पे जो सिग्नेचर होंगे इस पे साइन किया जाएगा बाई फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि वर्तमान में जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन जी के साइन होंगे। और जो आपने नोट देखा होगा ना उसमें रतन पी वटल जी का साइन होगा, यानी कि रतन पी वटल उस टाइम पे 2014 में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, 14-15 में। इसके बाद सुभाष चंद्र गर्ग जी आए थे। तो तब से लेकर के अब तक तीसरे जो टीवी सोमनाथन जी है वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी है। अगर नया नोट आएगा अगर 1 रुपए का तो इस पे साइन किसके होंगे? टीवी सोमनाथन जी के। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा कि आरबीआई जो भी बैंक नोट जारी करता है, ये सारे नोट जो आप देख रहे हैं ये सारे नोट आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, इसके लिए सेक्शन 22 के अंतर्गत नोटों को इश्यू करने का राइट है आरबीआई के पास। वहीं पर अगर हम सेक्शन 21 की बात करते हैं तो इससे अंतर्गत नोटों को प्रिंट करने का राइट है। तो फुल एंड फाइनली यहाँ पे कि किस एक्ट के अंतर्गत नोटों को प्रिंट करने का अधिकार आरबीआई के पास है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इस पूरे नोट में जो सिग्नेचर होंगे बच्चों, तो ये सिग्नेचर किसके होंगे? सिग्नेचर बाय आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर साहब के साइन होंगे इस पूरी प्रक्रिया में। यानी कि किससे सिग्नेचर होंगे? तो आरबीआई के गवर्नर साहब के सिग्नेचर मेंशन होंगे। इस चीज को याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे फैक्ट भी क्लास यहाँ पे देख रहे हो कि आरबीआई के फैक्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्वाइंस के संबंध में, तो जो भी क्वाइंस होते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग जो करता है क्लास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है अंडर द कॉइनेज एक्ट 1906 के अंतर्गत। क्वाइन फिलहाल जो भी छापने, सॉरी, क्वाइन को जो मिंट करने का, छापा नहीं जाएगा, क्या किया जाएगा क्लास? क्वाइन को मिंटिंग किया जाएगा। मिंटिंग का मतलब हो जाएगा टकसाल,
कॉइन को जो टकसाल किया जाएगा, टकसाल का मतलब कोई धातु को उकेर करके उसको टकसाल के माध्यम से किसी शेप में बना देने को बोला जाएगा मिंटिंग करना। तो ये सारी एक्टिविटीज जो करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, और आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कॉइन्स का क्या करेगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, आरबीआई भी करता है और एसबीआई भी करेगा। जहां पे आरबीआई नहीं होगा वहां पे कौन काम करेगा, वहां पे काम करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैक्सिमम 1000 रुपए के सिक्के लीगल तरीके से फिलहाल जारी कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अधिकार है कि अधिकतम कितने रुपए का सिक्का वो ड्रॉ कर सके। तो इसका जवाब आएगा 1000 रुपए का सिक्का। मिनिमम डिनोमिनेशन वर्तमान में चल रहा है बच्चों 1 रुपए का, और अधिकतम 20 रुपए का कॉइन मार्केट में अवेलेबल है। इस चीज को याद रखिएगा। ये कुछ सिक्के इनके सैंपल्स दिए गए, जैसे ये नहीं चमन्नी अठन्नी सुना होगा आपने पहले, है ना, चमन्नी अठन्नी 10 पैसा 20 पैसा, ये सारे जो भी सिक्के थे ना 2011 से इनको कर दिया गया डिसकमीशन्ड, है ना। इनको डिसकमीशन का मतलब हो जाएगा कि अब ये नॉट एक्सेप्टेबल, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नॉट एक्सेप्ट यानी कि इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि अब इनको डिसकमीशन कर दिया गया। अब ये चलन में नहीं है, मार्केट में इनकी वैल्यू को खत्म कर दिया गया। इसके ऊपर जो भी 1 रुपए का कॉइन है उसको फिलहाल तो कमीशन में रखा गया। मतलब वर्तमान में जो जो सिक्का वर्तमान में, हालांकि इसको कहने के अभी भी देखा जाए तो आरबीआई ने लीगल कॉइन के रूप में इसको भी रखा हुआ था। जो 50 पैसे के सिक्का है ना वो आरबीआई एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन आरबीआई ये कहती कि 50 पैसे का सिक्का मार्केट में डिस्प्ले नहीं कर सकते, मार्केट में कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। आरबीआई एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन गवर्नमेंट ये करे कि मार्केट में जो सिक्का अभी वर्तमान में चल रहा है वो फिलहाल याद रखिए बच्चों 1 रुपए का ही सिक्का चल रहा है, और मैक्सिमम जो चल रहा है वो 20 रुपए का। कितने रुपए का बच्चों, 20 रुपीज का, यानी कि 20 रुपए का। अब देखिए इस सिक्के की बात कर लेते हैं। इस सिक्के में देखा होगा अपने क्लास, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होता है ऐसे करके, ये इसको कहने के बोला गया बच्चों रूपी कॉइन बोला गया। तो इस रूपी कॉइन का जो इन्वेंशन किया था इसको रूपी सिंबल बोला गया, नॉट द कॉइन। इसको क्या बोला गया बच्चों, रूपी का सिंबल बोला गया, रूपी सिंबल बोला गया। इस रूपी सिंबल का जो इन्वेंशन किया था वो किया था बच्चों याद रखिएगा डी उदय कुमार जी ने। और ये बनता किससे है, हिंदी वाले रा से बनता है और इंग्लिश वाले आर से बनता है। तो इन दो चीजों से बनता है। जैसे ये है आपका, ये रा बना है और ये आपका बना है आर, तो आर का ये डंडा जो है ना इधर लगा दिया गया, तो ये क्या बन गया, रूपी का सिंबल बन गया। तो रूपी सिंबल का इन्वेंशन किया था डी उदय कुमार जी ने, और ये कब किया था बच्चों, 2010 में किया था। तो जो भी हमारे आसपास जो कॉइन्स होते हैं उन कॉइन्स का मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं कुछ चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बता देता हूँ। जो मैन्युफैक्चरिंग बच्चों होता है क्लास, मुंबई में इनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोलकाता में इनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नोएडा में करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बच्चों हैदराबाद में। दोस्तों मुंबई, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद, ये ऐसी 4 लोकेशन है, और ये ओल्डेस्ट मिंटिंग प्रेस कहलाएगी। ओल्डेस्ट जो मिंटिंग प्रेस है बच्चों, याद रखिएगा कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट जो मिंटिंग प्रेस है, यानी सबसे जो पहले जिसका फॉर्मेशन किया गया था एज ए टकसाल के रूप में, वो बच्चों आती है आपकी कोलकाता। इसका जो किया गया था 1790 में, और ये एक प्रकार की अनसक्सेसफुल यानी कि ये असफल कहलाई थी, ठीक है ना, ये असफल कहलाई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन बोला जाए कि सक्सेसफुली जो स्टैब्लिश की गई थी वो 1790 से की गई थी कोलकाता में, ठीक। इसके बाद फिर सफलतापूर्वक फिर बाद में आई थी। तो वैसे तो देखा जाए यहाँ पर कि 1710 में आपका मुंबई में किया गया था मिंटिंग प्रेस का, लेकिन वो अनसक्सेस हो चुकी थी, ठीक है, उसका कोई सफलता नहीं मिल पाई थी, वहां पे मिंटिंग नहीं हो पाई थी सिक्कों का। सफलतापूर्वक कौन सा था, वो आपको कोलकाता था, नोएडा और हैदराबाद। एक और भी तरीका मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा है 20 रुपए, है ना, ये 20 रुपए का सिक्का है। जैसे यहाँ पे अगर डॉट मेंशन है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये सिक्का नोएडा से छापा गया, नोएडा से इसका टकसाल किया गया। अगर जैसे यहाँ पर स्टार बना हुआ है, ये 10 रुपए लिखा हुआ है, तो स्टार बना हुआ है अगर यहाँ पे, इसका मतलब हो जाएगा सिक्का बिलोंग करता है हैदराबाद से। और अगर जैसे ये लिखा हुआ है और यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है,
और यहाँ पर अगर डायमंड का शेप ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ये डायमंड का शेप बना हुआ अगर, तो मतलब हो जाएगा कि ये सिक्का बिलोंग कर रहा है क्लास मुंबई से, मुंबई से ये सिक्का बिलोंग कर रहे हैं। और जब ये 3 टकसाल होगी, अगर जैसे एक और बचा जा करके, जैसे ये है आपका और यहाँ पर 2022 है, और कोलकाता यानी कि कोलकाता मिंटिंग फैक्ट्री से अगर इसको बनाया गया और अगर इसके नीचे सी मेंशन किया गया ईयर के नीचे, तो मतलब हो जाएगा कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चों, ये कोलकाता से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे करके भारत में 4 मिंटिंग प्रेस है, वर्तमान के समय में 4 मिंटिंग प्रेस है, उन सभी की अपनी अलग अलग क्या है बच्चों आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो ये था आज का सेशन जिसमें आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेशन डिस्कस किया, और इसमें हम लोगों ने अभी जो पीपीटीज के अकॉर्डिंग फंक्शंस को नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इसको सेशन 1 में मैंने आरबीआई के फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब जब नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा तो इसमें हम लोग आरबीआई के द्वारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर देंगे। तो आरबीआई के सेशन 3 में यानी कि सेशन 3 में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेशन 1 को और सेशन 2 को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, पेन और पेपर लेकर के अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ उदित सर जी के साथ और प्रो बैंकर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं अगले सेशन में जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेशन 3 में। तब तक सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।